नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का गृह विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पाठ 2 की कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भोजन और उसके पोषक तत्व। तो इसका पहला भाग हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो जो हमने पहले वीडियो में देखा था, हमने बात की थी कि भोजन और स्वस्थ जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बात की थी। इसके अंदर हमने जाना था कि भोजन के क्या कार्य होते हैं, भोजन हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। फिर हमने पोषण तथा पोषक तत्व के बारे में बात की थी। हमने जाना था कि पोषण क्या होता है, ठीक है ना। तो हम जब एक बार खाना अंदर ले लेते हैं, ठीक है ना, खाना खा लेते हैं, तो खाना शरीर में जाने के बाद, ठीक है ना, खाना शरीर में जाने के बाद जो प्रक्रिया होती है पूरी, ठीक है ना, उसके अंदर से जो पोषक तत्व निकलते हैं, ठीक है ना, शरीर में विभिन्न अंगों में उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, वो सारे यूज़ होते हैं। तो वो सब जो क्रिया है वो पोषण कहलाती है। और जो हमको चीज़ें, आवश्यक चीज़ें जो मिलती हैं भोजन से, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, वो भी हमने जाना था। हमने बेसिकली बात की थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, वसा यानी कि फैट्स के बारे में, और खनिज के बारे में। खनिज के बारे में हमने पढ़ना शुरू ही किया था जस्ट, ठीक है ना। तो खनिज क्या होते हैं और खनिज कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ हमने बात की थी। और खनिज के कार्य क्या होते हैं और खनिजों के स्रोत क्या होते हैं, ठीक है ना, ये बात की थी। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, आप फ्री हो, आप बता सकते हो, क्योंकि मैं भी पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मुझे भी कई चीज़ें इसमें समझ में अभी नहीं आ रही होंगी, हो सकता है अच्छे से ना पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप मेरी इस चीज़ में मदद करो, ठीक है ना। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे कुछ कमेंट्स करो, कुछ भी आप उसके अंदर बताओ कि क्या हमको करना चाहिए, किस प्रकार से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सकती हैं, ठीक है ना। अगर आप मुझे बताओगे तो मेरा इससे मदद ही होगी एक तरह से, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर भी आप मैसेजेस के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब आगे बात करें आज, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था पिछली बार भी, खनिज। तो खनिजों के अंदर हम 3 प्रकार के खनिज की बात करेंगे। सबसे पहला होगा कैल्शियम, दूसरा होगा लौह यानी कि आयरन, और तीसरा होगा आयोडीन। ये जो 3 खनिज हैं, इनका क्या कार्य होते हैं, शरीर के लिए क्यों ज़रूरी हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इनके स्रोत क्या हैं, कहाँ से हमको ये प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम। तो दैनिक आहार में कैल्शियम की आवश्यकता शरीर को होती है, हमें होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हम कैल्शियम से हमको, हमारा जो हड्डियां होती हैं, हमारे जो दांत हैं, ये सब कैल्शियम से बने हुए हैं, ठीक है ना। कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है, ठीक है ना, जिसके के माध्यम से चीज़ें हमारे शरीर में बनी हुई होती हैं। तो दैनिक आहार में इसलिए हमको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य, ये हड्डियों के विकास में सहायक होता है, और ये क्या करता है, हड्डियों को ये मजबूत बनाता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम की मदद से हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। ये हड्डियों का ढांचा मैंने दिखा दिया है आपको। दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाता है, दांत भी मैंने बताया, दांतों को मजबूत रखने में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर ये रक्त के बहाव को रोकने में सहायक है। तो रक्त को रोकने में कैल्शियम, जैसे अगर कहीं आपके चोट लग जाती है, शरीर में कोई घाव हो जाता है, तो वहाँ से रक्त निकलने लगता है, ठीक है ना। तो देखते होगे आप, थोड़ी देर में रक्त जो है जम जाता है, जो जहाँ से है वो रक्त निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है, ठीक है ना। तो जो खून का थक्का जमने की प्रक्रिया होती है, उसमें जो कैल्शियम है वो एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो शरीर में अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, कैल्शियम कम होता है, तो कई बार खून जो है बहता रहता है, खून रुकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको देखा होगा, इसको थक्का लगना बोलते हैं, खून का जब रुकता है खून, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लॉटिंग, ठीक है ना। तो क्लॉटिंग में मदद करता है कैल्शियम, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम का एक बहुत ज़्यादा जीवन रक्षक काम भी है। क्यों? क्योंकि अगर सारा खून बह जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरीके से जीवन रक्षक की भूमिका यहाँ पर क्लॉटिंग के माध्यम से कैल्शियम निभाता है। फिर ये मांसपेशियों को गतिशील बनाए रखने में भी सहायक होता है। यहाँ पर भी कैल्शियम की आवश्यकता हमको
होती है। आगे बात करें तो उसके स्रोत क्या हैं, कहाँ से हमको कैल्शियम मिल पाता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम की जो आवश्यकता है उसको उसकी पूर्ति के लिए आवश्यकता इसकी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बात करी, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है ना, उनको अपना जो उनके अंदर भ्रूण पल रहा होता है उसके विकास के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हड्डियां बनती हैं, ठीक है ना। और क्योंकि हड्डियों की एक अहम भूमिका होती है, हड्डियों के इर्द गिर्द ही आपका जो मांस है वो लगता है, उसके बाद बॉडी पूरी होती है, ठीक है ना। तो जो मेन चीज़ है वो कैल्शियम की आवश्यकता गर्भवती व्यक्तियों को भी होती है। फिर जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे जो उसके कैल्शियम को सोखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनको कैल्शियम की गोलियां भी दी जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए कैल्शियम की आवश्यकता के लिए उनको सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना, खासतौर से स्त्रियों को, महिलाओं को। तो इसके स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या हैं। सबसे अच्छा सोर्स है इसका दूध और इसके उत्पाद, जैसे कि पनीर, दही, लस्सी, छाछ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ये कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोत हैं। अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आपके अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ठीक है ना, कड़ी पत्ता, हरा धनिया, ये सब भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कैल्शियम की। दूसरी बात आती है लौह यानी कि आयरन की। तो लौह जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। ये महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त होता है, जो खून होता है, उसमें हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन एक यौगिक होता है, एक कंपाउंड होता है। उसके निर्माण के लिए जो ये लौह है, आयरन है, वो बहुत आवश्यक होता है। जो ये हीमोग्लोबिन होता है, ये जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जिनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर ही ये कंपाउंड होता है, ठीक है ना। जो हीमोग्लोबिन होता है वो लाल रक्त कणिकाओं के अंदर पाया जाता है और उसकी भूमिका क्या होती है, ये शरीर में ऑक्सीजन, जो O2 जिसको आप बोलते हो, प्राणवायु जिसको बोलते हो, उसका परिवहन करता है, ठीक है ना। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन द्वारा पकड़ ली जाती हैं और उसको हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा एक योगदान है, ठीक है। अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन गिरने लगता है, तो आप कमज़ोर हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? क्योंकि जो आपके जो कोशिकाएं हैं, जो ऊतक हैं, जो शरीर की मांसपेशियां हैं, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो लौह है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आयरन बहुत आवश्यक है। और किशोरावस्था यानी कि बीच की जो आयु होती है उसमें शरीर में लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि विकास हो रहा होता है, ठीक है ना, आप विकसित हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमको जो लौह है यानी कि आयरन है, लोहा है, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भरपूर भोजन को जो है अपने व्यवहार में शामिल करना चाहिए। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे कि हमको जो आयरन है वो मिल सकता है, लोहा मिल सकता है। सबसे पहला है हरी पत्तेदार सब्जियां, चाहे वो पालक हो, चाहे सरसों की पत्तियां हो, चाहे मेथी हो, ठीक है ना। इन सब में आपको मिलता है कौन? लोहा मिलता है, आयरन मिलता है। फिर साबुत अनाज तथा फलियों में मिलता है। पशुओं के लीवर, ठीक है ना, कलेजी, गुर्दों तथा अंडे की जर्दी में भी मिलता है लोह। फिर गुड़ में लोहा मिलता है, गुड़ आप खाया होगा, गुड़ आपने। खजूर और अनार में भी लोहा पाया जाता है, आयरन मिलता है। अगला जो खनिज है, मिनरल है, वो है आयोडीन। तो आयोडीन क्या होता है? आयोडीन जो आपके दिमाग की जो कार्य प्रणाली है, जो आपके पूरे, क्योंकि आपको पता है दिमाग ही आपके पूरे शरीर को संचालित करता है, तो दिमाग की कार्य प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए, उसको सही तरीके से काम करते रहने के लिए और शरीर के विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की कमी से एक बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है जिसको कि क्रेटिनिज्म बोलते हैं या फिर बौनेपन की समस्या बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आपका शारीरिक विकास रुक जाता है, शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो बौनापन वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक तथा मानसिक विकास अत्यंत संकुचित रह जाता है, ठीक है ना, और आपके कई अंग नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है ना। आप एक तरह से जब इसको आप बौनापन समझ रहे हैं तो बौनापन मतलब सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती चीज़ें, ठीक है ना, तो वहाँ विकास रुक जाता है। तो
जो आयोडीन का मेन काम है वो है शरीर की थायराइड जो ग्रंथि होती है उसकी सुचारू कार्य प्रणाली के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। जो थायराइड की ग्रंथि होती है वो शरीर के विकास के लिए जो विभिन्न प्रकार की रस होते हैं या श्राव होते हैं उनको निकालती है, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता हमको पड़ती है विकास के लिए। इसके स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से आपको आयोडीन मिल सकता है? सबसे बड़ा स्रोत है इसका समुद्री भोजन जैसे कि मछली तथा समुद्री अपतरण, और आयोडीन युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे, और सबसे जो मेन सोर्स है जिसको कि आपने देखा होगा कई बार ऐड में भी आपने सुना होगा, आयोडीन युक्त नमक। तो नमक में भी आयोडीन मिला के दे दी जाती है जिससे कि आपके शरीर की जो आवश्यकता है आयोडीन की वो पूरी हो पाए। सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है कि जितने भी नमक बनाने वाले लोग हैं वो सब आयोडीन युक्त ही नमक बेचेंगे, बिना आयोडीन का कोई भी नमक नहीं बेचेगा। तो ये क्यों है? ताकि हर एक आम आदमी की आयोडीन की जो कमी है, आयोडीन की जो आवश्यकता है वो पूरी हो पाए, ठीक है। अब आता है सेपरेट टॉपिक, खनिज के बाद जो अगला पोषक तत्व है वो है विटामिन, ठीक है ना। ये तो खनिजों में था, आयोडीन, लौह, ठीक है ना, कैल्शियम, ये सब चीज़ें थी खनिज। अब जो अगला एक अगला जो पोषक तत्व है वो है विटामिन। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन की जो आवश्यकता हमको पड़ती है हमारे आहार में बहुत कम मात्रा में उसकी आवश्यकता हमको पड़ती है, लेकिन कम मात्रा में है इसका मतलब ये नहीं कि वो कम महत्वपूर्ण है, वो हमारी शरीर की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। शरीर की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और विटामिनों का निर्माण जो है वो शरीर के भीतर नहीं हो पाता है, इसलिए इनको हमको बाहर से ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। तो विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार से आप उनको उनकी घुलनशीलता के हिसाब पर बांट सकते हो। घुलनशीलता का मतलब है कि कोई पदार्थ किसी पदार्थ में, किसी द्रव्य में किस प्रकार से घुल पा रहा है, ठीक है ना। जैसे आप नमक पानी में डालते हो तो वो घुल जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि नमक पानी में घुलनशील है, ठीक है। इस तरीके से समझना आपको। तो ये घुलनशीलता के आधार पर ये दो श्रेणियों में होते हैं। पहली होती है वसा घुलनशील विटामिन, ऐसे विटामिन जो कि वसा में यानी कि फैट्स में घुल जाते हैं, ठीक है ना, तो वो होते हैं वसा घुलनशील विटामिन। तो ये विटामिन कौन कौन से होते हैं? जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है ना। ये सारे विटामिन हैं, ये वसा में घुल जाते हैं, फैट में घुल जाते हैं। दूसरे होते हैं जो कि पानी में घुल सकते हैं, जल घुलनशील विटामिन। ये कौन कौन से विटामिन होते हैं? ये वो विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब विटामिन बी के बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B3, ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं। तो सारे के सारे जो विटामिन बी हैं वो और विटामिन सी पानी में घुलनशील है, ठीक है ना। तो ये बात आई विटामिन की। अब विटामिन के ये जो विटामिन हमने पढ़े, वसा घुलनशील विटामिन और जल घुलनशील विटामिन, इनके अलग अलग के किस प्रकार से क्या काम होते हैं, क्या स्रोत होते हैं, और इनकी अगर ये नहीं हो आपके शरीर में सही प्रकार से तो ये कौन कौन से इससे विकार हो सकते हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये खाली शॉर्ट में हम अभी पढ़ेंगे। अगला जो हम भाग बनाएंगे, अगला जो भाग 3 होगा वीडियो का इस पार्ट के, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, उन रोगों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो वसा घुलनशील विटामिन है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनके बारे में। तो सबसे पहला विटामिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या होता है? इसका जो कार्य है वो अच्छी दृष्टि, यानी कि आपको जो देखने की आपकी क्षमता है वो साफ, खास तौर से कम लाइट में, ठीक है, अच्छी लाइट में तो देख ही सकते हो, कम लाइट में देखने की जो दृष्टि है उसके लिए विटामिन ए आवश्यक है। यह आपकी त्वचा को भी स्वस्थ रखता है, सामान्य वृद्धि और विकास के लिए भी ये आवश्यक है। और संक्रमण से प्रतिरक्षण यह है कि अगर कोई बीमारी आपके ऊपर हमला करती है तो उससे आपको बचाने के लिए भी ये सुरक्षा कवच आपको उपलब्ध कराता है, ठीक है ना, लड़ता है बीमारियों से। और इसके स्रोत क्या हैं? आपको ये सब्जियों में मिल जाएगा, फल में मिल जाएगा, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मक्खन, घी, लीवर, हरे पत्तेदार सब्जियां। ये लीवर जो है, ये जो आप अगर मांसाहारी हैं तो जो भी जानवर होते हैं उनका लीवर अगर आप खाते हो तो उसमें विटामिन ए होता है, ठीक है ना। और इसकी
अगर डिफिशियंसी है, इसकी अगर आपकी पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको कौन से विकार हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है, वो है रतौंधी, जिसको कि आप इंग्लिश में बोलते हो नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब है रात में आपको अच्छी तरीके से सामने की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अगला है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस जैसे खनिजों के साथ मिलकर काम करता है। अभी हमने बात की थी कि कैल्शियम की जब हम बात करें तो हम बोल रहे थे कि हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। तो वो जो कैल्शियम आपके शरीर को कब आप उसको एब्जॉर्व कर पाते हो? जबकि आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी रहता है। विटामिन डी की कमी अगर आपके अंदर है तो कैल्शियम आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो। तो इसलिए विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है। ये कहाँ से मिलता है? इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तेल युक्त मछली, दूध, पनीर, मक्खन, घी, ये सब। तो हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण करता है और जब हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश में आती है, तो अगर आप खाना वाना सही से नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन अगर आप सूरज में भी बैठ जा रहे हैं, सूरज की धूप अगर आप ले रहे हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी एक विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है। अगली बात आती है इसके अभाव में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। सबसे पहला रोग होता है बच्चों में रिकेट्स वाला, ठीक है ना, और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया और ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों के से संबंधित रोग हैं। ठीक है, तो ये सारे विकार आ सकते हैं अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। अगला विटामिन जो है वो है विटामिन ई। ये इसका काम है ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है ना, ये आपके शरीर को क्या करता है? रिफ्रेश करता है। ठीक है ना, जो हानिकारक तत्व हैं उनको बाहर फेंकता है। तो इसके जो स्रोत हैं वो है साबुत दालें और अनाज। ठीक है ना, और विटामिन के। विटामिन के क्या होता है? विटामिन के भी एक वसा घुलनशील विटामिन है। ये जो खून की जो जमाव प्रक्रिया है उसके लिए आवश्यक है। जैसे कैल्शियम उसके लिए आवश्यक था, वैसे ही विटामिन के भी उसके लिए आवश्यक है। ये हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है और इन विटामिन की कमी से विटामिनोसिस नाम की बीमारी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर आता है जल में घुलनशील विटामिनों का। तो सबसे पहला जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जब बात करते हैं तो ये इसका काम होता है शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है और शरीर के पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको कहाँ से मिलता है? ये मिलता है अनाजों से, साबुत दालों से, गेहूं से, चावल से, इन सब से। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। ये क्या रोग होता है इसके बारे में अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या करता है? कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ये दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है। इसको मिलता कहाँ से विटामिन सी? फल से, पत्तेदार सब्जियों से, आलू, अंकुरित अनाज, अमरूद, आंवला विटामिन सी के ये प्रमुख स्रोत हैं। तो अभी पिछले दिन जब कोविड हो रहा था, लोगों को कोरोना हो रहा था, तो उसमें विटामिन सी की गोली अलग से दी जा रही थी। ठीक है ना, विटामिन सी जो कोविड है उसमें भी काफ़ी कारगर था। ठीक है, तो ये जो बात की सारे विटामिनों की, इनसे जो होने वाले विकार हैं उनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगले वीडियो में। अगला जो आता है वो आता है रेशेदार भोजन। तो रेशेदार भोजन क्या होता है? ठीक है ना, डाइटरी फाइबर जिसको बोलते हैं। तो डाइटरी फाइबर से मतलब है ऐसा खाना जिसमें कि रेशे होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, आप जैसे बात अगर किताब में पढ़ेंगे आप, तो उसमें श्रुति की दादी की बात की गई है। उनको काफ़ी बेचैनी हो रही थी। वैसे तो वो चुस्त और खुशमिजाज बुढ़िया एक बुजुर्ग महिला हैं, लेकिन वो काफ़ी बेचैन हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 3 दिनों से शौच नहीं किया है। ठीक है ना, लोगों को जो टॉयलेट है या जो आप बोलते हैं शौच बोलते हैं, ठीक है ना, वो करने में भी दिक्कत आने लगती है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? कब्ज बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एक आप फोटो देख पा रहे हो, ये आदमी बहुत परेशान है। ये सीट पर बैठा है लेकिन पॉटी नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, टॉयलेट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसको प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं कब्ज। ठीक है,
तो जो ताज़े फलों और सब्जियों में जो रेशे होते हैं वो हमें कब्ज से बचाते हैं, ठीक है ना। तो जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो रेशेदार भोजन है, वो हमको कब्ज से बचाता है। रेशेदार भोजन को रुक्षांश भी कहते हैं, ठीक है ना। रुक्षांश, ये रफेज, ठीक है ना, रफेज भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और ये भोजन में उपस्थित एक प्रकार का अपाच्य, जो कि पचेगा नहीं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। और रेशे हमको केवल और केवल पौधों से मिलते हैं, यानी कि पादप स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं। ये हमको, अगर हम जानवर को खाते हैं किसी चीज़ के ना, वहाँ से हमको रेशे वाला भोजन नहीं मिल सकता, ये हमको केवल और केवल प्लांट से मिलेगा, ठीक है। तो रेशे से जो प्रचुर भोजन है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है साबुत गेहूं का आटा या फिर दलिया, ठीक है ना। दलिया हो चाहे आटा हो, लेकिन वो आटा भी कैसा होना चाहिए? मोटा होना चाहिए, ठीक है ना। वो बहुत बारीक आटा नहीं होना चाहिए, जिसको आप मैदा बोलते हैं। बहुत जो बारीक हो जाता है आटा, उसको आप मैदा बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो काम का नहीं होता है, उसमें डाइटरी फाइबर नहीं होता, रेशेदार भोजन में नहीं आएगा वो। फिर जैसे फल, जैसे अमरूद, सेब, अनानास, केला, ये सब डाइटरी फाइबर के प्रकार हैं। साबुत दालें जैसे लोबिया, राजमा, काले चने, ये सब डाइटरी फाइबर हैं इनके अंदर। फिर सब्जियां जैसे कि मटर, फलियां, गाजर, पत्ता गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी की सारी रेशेदार भोजन के प्रकार हैं, ठीक है। तो जब हम जो ये खाद्य पदार्थ होते हैं, जब उनको हम परिष्कृत करते हैं, जब उनको साफ़ करते हैं, ज़्यादा पकाते हैं, ठीक है ना, तो उनके रेशे, विटामिन और खनिज वो नष्ट होने लगते हैं। अब नष्ट होने लगते हैं तो इसलिए हमको ध्यान से उन चीज़ों को करना चाहिए। ध्यान से हमको जब हम खाना बनाते हैं तो वो भी एक कला है कि आप किस प्रकार से जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, उनको बचा पाते हैं, ठीक है ना। तो एक उदाहरण है, जैसे अभी मैंने बात की थी कि आप गेहूं का आटा तो खाते ही हैं। तो जो गेहूं का आटा होता है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा छान लेते हैं और फिर उसकी रोटी बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया में क्या होता है, छलनी के माध्यम से आप उसके अंदर से भूसी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो जो भूसी आपने निकाल ली, उसमें मोटा चीज़ें रहती हैं, तो वो क्या होती है, वो फाइबर होता है, उसमें रेशा प्रचुर मात्रा में होता है। इससे आटे में रेशे की मात्रा कम हो जाती है। अगर आप छान लेते हो तो आटे में रेशे की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। यही बात होती है फलों और सब्जियों के छिलकों में भी, उनमें भी बहुत अधिक मात्रा में रेशे होते हैं, लेकिन आप अगर फल को छील के खाते हो तो आपको छिले हुए फलों के अंदर रेशे कम मिलेंगे, ठीक है। अब हमने बात करी रेशों की, तो रेशे हमारे लिए बहुत सारे अनिवार्य काम करते हैं। कौन कौन से ज़रूरी काम करते हैं? पहला काम है कि वो मल को स्थूलता और सुगमता उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो शरीर से आसानी से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। जो आप खाना खाते हो, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो आराम से निकल पाता है अगर आप रेशेदार भोजन का सेवन करते हो। तो रेशायुक्त भोजन जो होता है वो अधिक चबाने की आवश्यकता उसको होती है, और इस प्रकार इसमें संतुष्टि का स्तर अधिक हो जाता है। अगर आप चबा चबा के खाना खाते हो तो आपको कम खाने में भी आपका अधिक संतोष आपको लगता है, ठीक है ना। और संतोष होने पर व्यक्ति अधिक भोजन नहीं करता है, ठीक है। ये बात आ गई। अब आगे जो बात होती है कि अगर रेशेदार भोजन हम नहीं कर रहे हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आपको ये जो खतरे हैं वो हो सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला खतरा होता है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन का। दूसरा खतरा होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके कैंसर का। जो आंतें होती हैं, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, तो जो बड़ी आंत है उसके कैंसर का खतरा भी हो जाता है। फिर डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह का खतरा भी रहता है, और सबसे लास्ट में मोटापे यानी कि ओबेसिटी का खतरा भी आपके सामने रहता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग खाने में रेशेदार भोजन को इंक्लूड करें, ठीक है ना, उसको मिलाएं, उसको लें। रेशेदार भोजन लेना इसलिए आवश्यक है। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पानी किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है और एक पोषक तत्व का काम वो भी करता है, और साथ में हम बात करेंगे विभिन्न विकारों के बारे में, विभिन्न रोगों के बारे में जो कि विटामिन्स की या जो खनिज हैं उनकी कमी से होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना, मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं।
और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। एक आपसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।